नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्पीक लीगल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी कानूनी टॉपिक पर बात करेंगे। धारा 498 के तहत दायर की गए मुकदमों को क्वैश करने की याचिका। जब किसी पत्नी द्वारा अपने पति और उसके रिश्तेदारों पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए जाते हैं तो ये मामला न केवल कानूनी बल्कि एक गंभीर क्रिमिनल पहलू बन जाता है। लेकिन क्या होता है जब आरोप गलत या बेबुनियाद होते हैं? ऐसे मामलों में आरोपी के पास एक बहुत ही ताकतवर कानूनी उपाय होता है, वह है क्वैशिंग याचिका। क्वैशिंग याचिका का मतलब है कि आप अदालत से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले को खारिज कर दे। यह तब प्रभावी होता है जब आरोपी बहुत ही सामान्य, अस्पष्ट या झूठे हों और इनमें कोई ठोस साक्ष्य का अभाव हो। इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि जब 498A या 8586 BNS के तहत दायर FIR बेबुनियाद हो तो क्वैशिंग याचिका कैसे दायर की जाती है, इसके लिए कौन से कानूनी तर्क दिए जा सकते हैं और न्यायालय किस तरह से इस पर विचार करता है। अगर आप या आपके परिवार पर इस तरह के आरोप लगाए हैं तो और आपको लगता है कि आपके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद पूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए इस प्रक्रिया को समझते हैं। तो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड के लिए क्वैशिंग के लिए जाए या नहीं जाए, रिलेटिव्स की क्वैशिंग के लिए पहले जाए या हस्बैंड की क्वैशिंग के लिए बिल्कुल ही ना जाए या सिर्फ हस्बैंड की क्वैशिंग के लिए जाए। तो ये सब सिचुएशन हमें स्ट्रैटेजी इसी को कहते हैं कि 498A की क्या स्ट्रैटेजी है क्वैशिंग की, ये आज हम समझेंगे अलग अलग केस लॉज और अलग अलग जो मेरी पर्सनल केस स्टडीज हैं उसके हिसाब से। ऐसा भी हो जाता है कि जब हम हस्बैंड की क्वैशिंग के लिए जाते हैं तब ऑब्वियसली चांसेस कम रहते हैं हस्बैंड की क्वैशिंग के लिए। तो कोर्ट इस केस में ये भी कर सकता है कि जो आपके एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस है वो भी रिकवर करा सकता है। 482 में आपकी पिटीशन सुनवाई के लिए पहले नहीं आएगी, पहले जो होगा आपका एरियर, जितने आपके एरियर्स है मेंटेनेंस के, वो कोर्ट कहेगा कि आप पहले वो क्लियर करो, उसके बाद हम देखेंगे आपकी जो भी क्वैशिंग की पिटीशन है। एक और नुकसान आपको हो सकता है हस्बैंड और रिलेटिव्स की साथ में क्वैशिंग डालने का। रिलेटिव्स है उनकी अगर क्वैशिंग का केस बनता भी है, क्योंकि हस्बैंड उस क्वैशिंग पिटीशन में पार्टी है, आपने सेपरेट हस्बैंड की क्वैशिंग पिटीशन नहीं डाली है, तो कोर्ट पूरी की पूरी जो पिटीशन है रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि आप अलग से हस्बैंड की पिटीशन नहीं डाली है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप क्वैशिंग के लिए जाते हैं। सामान्यतः गलत तरीके से काम होता है और क्वैशिंग के लिए पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दाखिल किया जाता है इकट्ठे ही, जबकि असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पति के रिश्तेदारों के खिलाफ क्वैशिंग के लिए जाना चाहिए। ऐसा मेरा कुछ अनुभव है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि पहले जब हम रिलेटिव्स के लिए क्वैशिंग के लिए गए तो हमें पति के लिए भी फ़ायदा हुआ। जब मैं ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा था ये मैटर था 29 साल की शादी के बाद 498A का केस जो है फाइल कर दिया गया था हस्बैंड और रिलेटिव्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम गए रिलेटिव्स के ऊपर और उसके बाद हम हस्बैंड के साथ गए। तो पहले रिलेटिव्स के लिए हमने स्टे ऑन ट्रायल ले लिया, स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन मिल गया, क्योंकि इसमें चार्जशीट नहीं फाइल हुई थी तो पूरे इन्वेस्टिगेशन पे ही स्टे हो गया। और साथ ही साथ हमें जो है स्टे ऑन ट्रायल भी मिल गया, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि पुलिस कब चार्जशीट इसमें फाइल कर दे। दूसरा, हमें बाद हम कुछ दिनों बाद हस्बैंड के लिए गए और हस्बैंड के लिए सेम ऑर्डर कंसिडर किया ऑनेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और सेम डिसीजन जो है इसमें हुआ। तो सबसे पहले हम रिलेटिव्स के लिए गए, उसके बाद जो इस केस में हस्बैंड के लिए गए। दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर दूर एक मामला था जिसमें मुझे बहस करने के लिए वहां जाना पड़ा। इस बार मैंने केवल पति का पक्ष लिया क्योंकि शादी सिर्फ 1 महीने पुरानी थी और केवल अस्पष्ट आरोप लगाए गए थे। आरोपों में कहा गया था कि 2 घटनाएं बेंगलुरु में हुई थी, जबकि मामला कोलकाता में दर्ज किया गया था। पुलिस ने बेंगलुरु में जांच करने की भी कोशिश नहीं की और चार्जशीट केवल स्थानीय गवाह और रिश्तेदारों को शामिल करके फाइल कर दी गई थी। मैंने अस्पष्ट आरोपों और पुलिस द्वारा की गई जांच की भूमिका के आधार पर दलीलें दी। पहले दिन मैंने इस क्लाइंट के लिए ट्रायल पर स्टे प्राप्त कर लिया। बाद में केवल 6 महीने में पूरा मामला समझौते के आधार पर सुलझ गया और FIR क्वैश कर दी गई। अतः FIR को रद्द करने का लक्ष्य समझौते के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। बाद में मेरे क्लाइंट ने इस मामले में मेरे द्वारा किए गए प्रयासों के लिए मुझे धन्यवाद दिया।
तो कई बार मेरे पास ऐसा भी होता है कि कई बार क्वाशिंग के बावजूद सेटलमेंट नहीं हो पाती और क्वाशिंग में भी 3-4 साल लग सकते हैं अगर कोर्ट स्लो है और स्टे मिल गया है, उसके बाद मैटर लिस्ट नहीं हुआ, लिस्ट हुआ, उसके बाद आया नहीं आपका मैटर हेयरिंग के। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो क्वाशिंग है वो डिले भी हो सकती है। तो मेरे पास बहुत नेगेटिव लोगों के कमेंट आते हैं कि 4 साल हो गए और क्वाशिंग अब आप करा रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि देखिए आपके पास कुछ एडवांटेज तो है, एटलीस्ट आपके रिलेटिव्स बाहर हो गए हैं, आप को स्टे ऑन ट्रायल मिला हुआ है, कुछ एडवांटेज तो है ना, चाहे आपका पूरा का पूरा केस नहीं सेटल हुआ अभी, पर आपके पास 3-4 साल से कुछ एडवांटेज है। और ऑब्वियसली जब दूसरी पार्टी इतना लड़ेगी थकेगी तभी सेटलमेंट आपके टर्म्स पे होगा, नहीं तो फिर सेटलमेंट आप उसके टर्म्स पे कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करिए। और ये वही लोग हैं जिनके जो कुछ नहीं करना चाहते हैं और वो दूसरों को भी ऐसे ही कमेंट कर करके ड्रैग करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारा जो इसमें इतने साल लग गए ये क्वाश नहीं हो रहा। देखिए करेक्ट स्ट्रैटेजी अपनाइए, हो सकता है कभी वो स्ट्रैटेजी चले कभी नहीं चले, बट अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बहरहाल ये सारी केस स्टडीज थी जो मैंने आपको समझाई हैं। इसके रिलेटेड जो डिटेल्ड आर्टिकल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। और अगर आपको ये लेटेस्ट केस स्टडीज चाहिए जो कि मैं हर महीने 3-4-5 केस स्टडीज अपलोड करता हूँ, उसके लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।